तो स्वागत है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो काफ़ी दोस्तों को बेसब्री से इंतजार था कि जो सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स की कोई सब्जेक्ट चलती है, उसका जो कोड होता है वो होता है एग्रो इन्फॉर्म 211 बोले तो जो सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फर्स्ट कोर्स चलता है उसका होता है, ठीक है। और जो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मान देंगे अपन जो एक तो जो फर्स्ट ईयर की जो कई यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके अंदर कई में तो जो ये फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आ जाता है, कईयों में क्या है कि मतलब सेकेंड ईयर में आता है। जैसे एक जोधपुर मान लो, एसएन मान लो, उनमें क्या है कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है। और जैसे अपन चले बीकानेर के अंडर में जितनी भी कॉलेज आती है या फिर यूनिवर्सिटी मान लो, उनके अंदर क्या है कि फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसी में आता है। तो अपन एक जोधपुर के और एसकेएन के जो अंडर में आती है जितनी भी कॉलेज है, और जो एसकेएन के जो अपना डेटा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, उसी के एल्गोरिथम के द्वारा चलते हैं, ठीक है। तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ भाई नेमचंद सर, वो आपको पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर जो इंफॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला लेक्चर है अपना ये, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन यही करेंगे, एक पेन चेंज कर लेते हैं अपन एक बार। तो पहला लेक्चर रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। दूसरा इसी के अंदर टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इस पर अपन इतिहास देखेंगे। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका जनरेशन क्या क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो क्लास का एंजॉय कीजिए, आपको नेमचंद सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो इसका कोड है वो आपको बताएंगे 211 का इसका कोड होता है। इसका जो टाइटल होता है सब्जेक्ट का वो है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो आराम से ज्वाइन कीजिए, एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स ये आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी नहीं मिल पाएगी। आपको अच्छे से 2 साल का अनुभव है, इनकी खुद की जो एक सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी के नाम से वहाँ पर 2 साल से सेवा भी दे रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन पढ़ाने का आज इनको ऑप्शन मिला है, काफ़ी दिनों से 2-2.5 साल हो गए इनको ऑफलाइन में भी सेवा देते हुए, ठीक है। तो अपन क्लास को स्टार्ट कर देते हैं आज, ठीक है। और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना। नमस्कार सभी दोस्तों को, पहले तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे भी आप देख रहे हैं कंप्यूटर की, जैसे आपके एग्रीकल्चर के अंदर जो कोर्स है, जैसे विजेंद्र सर ने बताया आपको, जैसे कि इनके किसी को फर्स्ट ईयर में आता है, किसी के सेकेंड सेम में, थर्ड सेम में आता है किसी के, तो उसकी हम चर्चा करेंगे आज। और जैसे कि आपके टॉपिक रहेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम हिस्ट्री देखेंगे कि किस प्रकार कंप्यूटर का जो विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ, फर्स्ट टाइम में कैसा आया कैसा नहीं आया, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में उसकी जनरेशन, यानी जैसे जैसे वो किस प्रकार उसको अलग अलग जैसे जनरेशन में बांटा गया है, अलग अलग कि पहले में ये, दूसरे में, तीसरे में, तो वो अपन देखेंगे इसके अंदर। और जो अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो अपना फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट होगा। और जैसे कि अपन चलते हैं आगे पीडीएफ के अंदर, इसमें देखेंगे अपन वैसे डायरेक्ट अपने को जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर दे रखा है, तो अपन ने पीडीएफ में डायरेक्ट शॉर्ट ये सीधा सीधा दे रखा है अपने को। तो अपने को क्या क्या आपकी जैसे एकेडमिक है, तो एकेडमिक के अनुसार अपने को ये क्या है कि जैसे कुछ शॉर्ट में आएगा, तो अपने को जैसे एकेडमिक में आपको कुछ बड़ा चढ़ा के जैसे थ्योरेटिकल जैसे क्वेश्चन आते हैं, बाद में जैसे भाग बे के अंदर आते हैं कुछ एम ऑब्जेक्टिव आएंगे या ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक आएंगे, वैसे आएंगे। और इसके अंदर जैसे ये एक तरह से अपन ऑब्जेक्टिव इन्हीं से निकालेंगे अपन। और ये है ना फर्स्ट, ये अपन जैसे थ्योरी का है, तो थ्योरी के अंदर ये देखेंगे अपन, पूरा थ्योरी को लेकर चलेंगे। और उसके बाद के अंदर जो अपन ऑब्जेक्टिव निकालेंगे तो इन्हीं से अपन ऑब्जेक्टिव निकालेंगे एक एक। तो चलो दोस्तों अपन चलते हैं जैसे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द की कंप्यूट से, किससे हुई है, कंप्यूट से। पहले देखना है अंग्रेजी शब्द। अब जैसे कोई ऑब्जेक्टिव में आ जाए अपने को, जैसे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अंग्रेजी भाषा की। अब इसमें क्या है कि ग्रीक भाषा की, ठीक है, तो ये ग्रीक भाषा के से भी माना जाता है कहीं कहीं, तो उससे हुई है, तो कंप्यूट से हुई है। ये कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूट है, COMPUTE है, आर नहीं इसमें, ठीक है। तो कंप्यूट से किसे
कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अब इसका अर्थ क्या है? गणना करना। ठीक है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे कि आप जानते हो कंप्यूटर जैसे अपन अभी जो ये चल रहा है अपना स्टूडियो, इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है। जैसे ये रिकॉर्डिंग चल रही है वो कंप्यूटर से कंप्यूटर में इनपुट के रूप में जा रही है कैमरे से, फिर वापस आके जैसे यूट्यूब पे जाएगी तो वो वहाँ से यहाँ से कंप्यूटर से अपलोड की जाएगी। तो ये क्या है? एक मशीन है, क्या है? इसे इलेक्ट्रॉनिक ये अपन सप्लाई देते हैं बिजली से, तो उसके द्वारा ये चलती है। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, जिसके द्वारा हम संख्याओं का संपादन शुद्धता एवं तेजी से कर सकते हैं। अब जैसे शुद्धता तेजी से मतलब कि जैसे अपने को कोई कैलकुलेशन करनी है तो अपन तो जैसे एक्सेल, आप जैसे सुना होगा नाम, जैसे आपने तो या नहीं सुना हो, जैसे एक्सेल आता है। तो एक्सेल में क्या होता है? जैसे आपने कोई भी जैसे आप खरीदा या कुछ बेचा तो उसका जैसे सेल से एक कर लिख दी। ठीक है, और उसके बाद में जितना भी अपने पास में कुछ स्टॉक है वो लिख दिया। तो ऐसे जैसे 100-150 रिकॉर्ड बन गए लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में जैसे 100-150 रिकॉर्ड बन गए और उनको जैसे अपने को एक नीचे उनको निकालना है कि अपने पास वर्तमान में स्टॉक कितना है क्या है, तो उसकी कैलकुलेशन वो एक फॉर्मूले से 2 ही सेकंड के अंदर आपको निकाल के दे देगा। यानी इतना फास्ट होता है, जो मनुष्य कर सकता है उसको जैसे 2-4 घंटे में करेगा, तो वो अलग से होते उस काम को कर देगा। तो ये क्या है? शुद्धता के साथ तेजी से संपादन कर सकता है। हम किसी भी डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं इस डिजिटल युग चल रहा है एक तरह से कंप्यूटर का, तो इस डिजिटल युग में अपन आजकल जैसे एक पेन ड्राइव आ गया, पहले से चल रहा है पेन ड्राइव। तो क्या आजकल तो ऑनलाइन जैसे अपने स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव इन पे स्टोर करते हैं अधिकतर ज़्यादातर, और जैसे पहले चलता था पेन ड्राइव, अभी भी चलता है चलने को, तो उसमें स्टोर करते हैं। और ये अपना जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, तो उसमें होता है अभी वर्तमान में SSD चल रही है। ठीक है, तो ये क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। अब एक चीज आगे, इसमें डेटा क्या होता है? आप करेंगे कि डेटा क्या होता है? ठीक है, तो डेटा जैसे अब मैं बताऊँ कि जैसे मेरा नाम नेमीचंद है और मेरी उम्र जैसे 20 साल है, जैसे मानो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे अब मैं मेरी नाम दे रहा हूँ और मेरा जो एज दे रहा हूँ, वो तो एक तरह से आप समझ लो कि मेरा जैसे नाम निमिषद है, मेरी एज 20 साल है, वो पूरा एक आप मीन्स निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँगी 20, तो वो क्या है? आपके लिए एक तरह से कुछ मतलब का नहीं है। जैसे अब मैं बोलूँ 20 तो आप सोचोगे 20 क्या है, आप उसके कोई मीन्स नहीं निकाल सकते। तो वो क्या है? वो डेटा जिसका अपन कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे मैं बोलूँ कि नेमी है, ठीक है, और जैसे मैं बोलूँ कि मेरी एज 20 साल, मैं बोलूँ मैं 20 है, तो वो कोई मतलब का नहीं है। यानी कि जो अनप्रोसेस डेटा है, जिसको प्रोसेस नहीं किया गया है या जिसका मीनिंग नहीं निकाल सकते अपन, वो क्या होता है? डेटा। तो ये क्या करता है? डेटा को लंबे समय तक जो अपन उसको क्या करते हैं? डेटा के रूप में देते हैं अलग अलग, और वो क्या करता है? उसको स्टोर करता है एक जगह करके। जैसे मैं डालूंगा कि जैसे मेरा नाम हो गया, फिर उसके बाद में एज हो गई जैसा है, और उसके बाद में जैसे मैं क्वालिफिकेशन हो गई कुछ भी, या मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ वो हो गई, तो वो उसके अंदर क्या होगा? एक जगह जाके और कंप्यूटर में स्टोर होगा, तो क्या कहलाएगा? डाटा हो जाएगा। उसके डाटा के रूप में जैसे मैं इनपुट दूंगा, और इनपुट देने के बाद में वो जाकर कंप्यूटर में स्टोर होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब ये अंग्रेजी के अंदर दे रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है that process the input data according to giving instruction and giving output as a result. It also save the result for future use. तो अपने लिए क्या करेगा? ये कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करेगा? इनपुट के रूप में डेटा को लेगा, लेने के बाद में जो भी अपनी इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे अपने नॉर्मली जैसे फोन होता है वो भी एक कंप्यूटर का रूप है, तो अपन उसमें जैसे कैलकुलेटर खोलते हैं, और कैलकुलेटर खोलने के बाद में जैसे अपन देते हैं कि 2 + 2, जैसे अपन करते हैं उसमें 2 डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन जैसे उसको प्लस करना है या माइनस करना है या जैसे भाग करना है उसको, तो वो क्या करेगा? फिर अपन को दूसरी डिजिट डालनी पड़ेगी, तो ऐसे करेंगे। तो ये भी यही बोल रहा है कि इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू गिविंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अनुसार वो क्या करेगा? अपन को आउटपुट रिजल्ट देगा।
ऐसा नहीं कि जैसे अपन उसको दे रहे हैं प्लस वो करके देगा माइनस, ऐसा नहीं करेगा। जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अनुसार वो अपन को आउटपुट देगा। फिर आगे चलते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट एज इनपुट, प्रोसेस इट एट, गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। ये भी वर्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है यानी रिसीव करता है। अब रिसीव किस प्रकार करेगा? जैसे अब मैं यहाँ से लाइव क्लास चल रही है या रिकॉर्डेड जो भी क्लास चलती है, तो वो डेटा को जैसे मेरी कैमरे के द्वारा ये क्या ले रहा है, छायांकित के लिए वीडियो रिकॉर्ड ले रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है? कंप्यूटर में जा रहा है। तो वो क्या करेगा? इसको इनपुट के रूप में लेगा, ठीक है, वो उसको प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस कैसे करेगा? जैसे ये वीडियो है, ठीक है, तो उसकी जैसे एडिटिंग करेगा, ठीक है, उस या उसके अंदर जैसे वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करेगा, या और भी कोई हो सकता है उसको क्या करेगा? एडिट करने का काम करेगा, ठीक है। फिर एडिट करेंगे वो उसको जैसे अपने यूट्यूब वगैरह है या कुछ और कोई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको अपने जैसे क्लाउड बोलते हैं उस पर स्टोर करेगा। उसके बाद में उसको वापस अपने आउटपुट जैसे आपको जैसे आवश्यकता होगी जब आप क्लास देखोगे उस समय क्या करेगा? आउटपुट के रूप में आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये डाटा आ गया, ये बता रहा ना डाटा कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैं पहले बताया आपको डाटा क्या होता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर के अंदर जाने वाले किसी भी प्रकार का एक शब्द हो गया, जैसे शब्द मैंने बोला जैसे नाम, नेमी, तो ये शब्द हो गया। अब इसका अपन अर्थ नहीं निकाल सकते नेमी क्या है। अगर मैं इससे आगे नाम रख दूं, जैसे मैंने रख दिया, अब ये लिख दिया खाली, अब कुछ तो जैसे आपने देख लिया पहले कि ये सरकार नाम है जैसे, लेकिन जैसे मैंने ये लिख दिया पहले और आप नहीं जानते तो ये नेमी क्या है, आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है इसका। लेकिन जैसे मैं आपके आगे मैं चलाऊँ नाम लिख दूँ मैं, ठीक है, और जैसे फिर बताऊँ नाम नहीं तो आप समझोगे नाम है किसी का, ठीक। तो ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन के रूप में वापस प्रोवाइड करता है अपने को। लेकिन ये क्या है? डाटा है। जैसे शब्द हो गया कोई भी, अपना जैसे एज दे दी किसी की, डेट ऑफ बर्थ हो गई किसी की, तो वो डेट ऑफ नहीं बता गया, जैसे कुछ जैसे बोल दिया कि 5/7 और 1900 जैसे दे दे 95 दे दिया, तो ये क्या हो गया? अब ये क्या है? ये डेट है, लेकिन ये किसी की जानकारी भी हो सकती है। लेकिन जब तक इसको अपन मीनिंग में समझाएंगे नहीं जब तक ये क्या रहेगा? एक डेटा रहेगा। जैसे कोई अंक हो गया डिजिट, ठीक है, गणित का, जैसे वॉलपेपर हो गए, जिसको अपन मीनिंग नहीं निकाल सकते पहले, तो वो क्या होगा? डेटा। अब जैसे कंप्यूटर में जाएगा ये डेटा, फिर इसको प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करने के बाद में क्या किया जाएगा? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देगा अपने को, ठीक है, देगा इंफॉर्मेशन में, यानी कि डेटा, फिर डेटा से क्या होगा? प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके अपने को प्रोवाइड करेगा आउटपुट के रूप में। तो ये क्या होगा? डेटा की ये बस हो गया। अब आगे देखते हैं अपन जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जैसे आगे आएगी, लेकिन पहले आ रही है विशेषताएं क्या क्या हैं। अब जैसे जैसे अपन कंप्यूटर को किस प्रकार यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, वो अपन देखते हैं इसमें। तो आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। अब जैसे विशेषताओं में अपन कंप्यूटर को किस किस प्रकार यूज लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज लेते हैं और क्यों यूज लेते हैं आजकल, और वो चीज़ें इसमें आएगी अपने को। इससे वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग मतलब किस क्षेत्र में किया जा रहा है, कुछ विशेषताएं जैसे निम्न प्रकार दे रखी है अपने को, क्या क्या दे रखी है वो देखते हैं। एक बार मैं ले लेता हूँ उसको। पहली आती है अपनी तीव्र गति से कार्य कर सकता है। अब तीव्र गति से कार्य करने को जैसे अपन एक कंप्यूटर की बात करें तो जो कैलकुलेशन आप जोड़ते हो, जैसे कंप्यूटर में आप कैलकुलेटर खोलते हो और कोई हिसाब जोड़ना हो, जैसे मान लो उसमें एंट्री है, जैसे 20 एंट्री दे रखी है जैसे, ठीक है, जैसे 20 एंट्री दे रखी है उसका टोटल करना है अपने को, ठीक है। तो अपन जैसे मैथ से सामान्य जैसे सिखाया जाता है, पहले यहाँ से जोड़ते जाओ फिर यहाँ लिखो, फिर यहाँ से जोड़ते जाओ यहाँ लिखो, फिर यहाँ से जोड़ो यहाँ लिखो,
फिर यहाँ से जोड़ो, यहाँ लिखो, ऐसे लिखते लिखते और 20 एंट्री को कम से होंगी अपने को। जैसे 1 मिनट मान लो, अगर कोई फास्ट जैसे मैथ का जैसे हो तो 1 मिनट लगा देगा 20 एंट्री को फास्ट करने में। लेकिन ये जैसे अपने को इस एंट्री को लिखेंगे कंप्यूटर में, लिखते ही जैसे एंटर लगाएंगे, एंटर लगाते ही अपने को आउटपुट दे देगा, यानी कि कुछ सेकंडों के अंदर। तो ये क्या है, पहली विशेषता हो गई इसकी क्या, सबसे तीव्र गति से कार्य करता है, मतलब फास्ट से फास्ट कार्य करता है। फिर ये त्रुटि रहित कार्य। अब इसमें ऐसा नहीं है जैसे अपन तो यहाँ से जैसे जैसे जोड़ते आए, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से जैसे कोई हंसी लगानी थी अपने को, जैसे यहाँ पे जैसे 10 हो गए, तो यहाँ पे जैसे हंसी लगानी थी वो भूल गई। यहाँ पे याद थी अपने को हंसी लगानी है, तो यहाँ पे भूल गई, ऊपर लगाया नहीं, इसको जोड़ दिया, इसको लिख दिया। अब ये अपने को त्रुटि हो गई। लेकिन ये क्या करता है, ये इसको त्रुटि नहीं करेगा, ये तो जैसे इसको लिखेगा, इसको लिखेगा, इसको लिखेगा, और ये वापस जैसे एंटर करेंगे ये टोटल करके दे देगा। ऐसी त्रुटि नहीं करेगा। जैसे इंसान है उसमें त्रुटि हो सकती, लेकिन ये एक मशीन है। मशीन की भी कुछ कमियां होती है, लेकिन जितनी शुद्धता से कार्य करता है जैसे मनुष्य से बेहतर, क्योंकि ये एक बार अपने को जैसे प्रोग्राम लिख दिया इसका, तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अब जैसे आपको नहीं जाना कि प्रोग्राम क्या होता है, वो आप क्या करेगा, लेकिन जैसे अपन उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, उसी के अनुसार ये कार्य करेगा। फिर तीसरा है, ये स्थायी तथा विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है। अब जैसे विशाल है भंडार, ये क्या होता है, इसकी बात करें तो स्थायी, अभी परमानेंट, जैसे ये अपने जैसे क्लास रिकॉर्ड हो गई, अब इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, या वो क्लाउड का प्लेटफॉर्म लेके वहाँ पे स्टोर कर देंगे किसी को, या गूगल जैसे गूगल ड्राइव होता है वो, तो उस पर स्टोर कर देंगे। तो ये क्या करता है, स्थायी और विशाल भंडार ये सुविधा देता है। विशाल भंडार मतलब अब एक हार्ड डिस्क कंप्यूटर में आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो जैसे कंप्यूटर का एक सामान है, ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ मैं आपको, जो वो भी एग्जाम में पूछा जाता है एक बार। उसका क्वेश्चन आता है लगभग, बड़ा क्वेश्चन आएगा उसका 20 सेक्शन के अंदर लगभग। जैसे आपने देखा होगा, पहले तो एक लगा होता है मॉनिटर, फिर होता है सीपीयू, ठीक है। ये यहाँ पे होता है कीबोर्ड सा लगा होता है जिसमें कीज होती है, इसमें लगभग 106 108, उसमें 112 के लगभग की होती है। तो ये हो गया कीबोर्ड। जैसे कीबोर्ड अपन डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, मॉनिटर भी आगे पढ़ेंगे। एक जैसे एक चूहे का होता है उसका होता है, ये होता है माउस, और ये कीबोर्ड, ये मॉनिटर, ये किससे कनेक्ट होते हैं, सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सामान्यतः कैबिनेट होता है, लेकिन इसका जो मेन प्रोसेसिंग सीपीयू है वो क्या होता है, अंदर होता है, इसके जो काम करने का मेन होता है, जैसे कैलकुलेशन करनी है, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, इसको 3 यूनिट होती है, मेमोरी वगैरह इसके अंदर। तो इसी के अंदर जैसे एक तो होता है जैसे गोल गोल कैसेट्स डालने का होता है, जैसे सीडी या डीवीडी कैसेट्स बोलते हैं, वो होती है जिसमें हम कैसेट्स अंदर डालते हैं, ठीक है। और एक जैसे नीचे कुछ फ्लॉपी वगैरह भी डालने के लिए होती है, फ्लॉपी डिस्क भी जैसे डाटा संग्रहण करने के लिए युक्ति है, वो आगे आएगी, वो भी इसी के अंदर आती है। और इसी के अंदर जैसे अंदर अपन कैबिनेट के अंदर बात करें तो जैसे मदरबोर्ड हो गया, वो आता है। तो मदरबोर्ड भी क्या होता है, अपना कनेक्ट रहता है मेमोरी, जो लगभग ऐसी होती है जैसे अपना हार्ड डिस्क बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अपन गोल गोल सर्कल होते हैं कैसेट्स के, वैसे इसमें सर्कल होते हैं ऐसे, एक राड से बिल्कुल बीच से अंदर जैसे अपन छेद करते हैं राड से, तो एक राड से अटैच होते हैं, ये राउंड करते हैं, और राउंड करके ही डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और वापस अपने को फेच करके वापस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक हार्ड डिस्क होगी। हार्ड डिस्क की स्ट्रक्चर होते हैं अंदर जैसे गोल गोल ऐसे, कैसेट्स जैसे अपने सीडी डीवीडी कैसेट देखी होगी आपने, तो उसी के प्रकार के ये क्या होते हैं, अंदर कैसेट्स होते हैं, जिसके अंदर ये बीच में एक स्पेंडर होता है, और ये बाहर क्या होते हैं, ये राउंड करते रहते हैं इससे गोल चक्कर की तरह।
तो ये क्या होगी, हार्ड डिस्क होगी, इसकी संरचना होती है जिसको बाहर से इस बॉक्स में बंद कर देते हैं ऐसे, तो अपन को लगता नहीं है, पर वो क्या है कि बारीक बारीक होती है बिल्कुल, जो लगभग इतनी सी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। अब तो बिल्कुल छोटी सी, जैसे अपने पॉकेट के अंदर जो पॉकेट का वो होता है ना, अपने को लगाते हैं परफ्यूम पॉकेट के अंदर डालने वाला, उतनी की कि आगे डेटा जनरेट करने के लिए, मतलब हार्ड एसएसडी जिसको बोलते हैं, वो नया रूप आ रहा है जो भी लैपटॉप वगैरह में या जैसे अपने इसमें सीपीयू के अंदर जैसे डालते हैं, तो वो अधिकतर वो यूज करते हैं। अब इसका हार्ड डिस्क का कम यूज कर लिया है। तो ये हो गया इसका जैसे ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का, एक बार इसको मार दो। ये पूछेंगे इसको कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना के बताइए, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो आपको एक तो मॉनिटर बनाना है पहले, तो उसके साथ मॉनिटर के बाद में सीपीयू, जिसको सीपीयू लिखना है, फिर माउस, फिर कीबोर्ड, फिर ये क्या हो गया, मॉनिटर हो गया। तो इसको जैसे देने वाला कौन था, जॉन वॉन वुमेन, इसका जो जनक था, वो इसको जो इसको आर्किटेक्चर जो वर्तमान में अपन जैसे कंप्यूटर देखते हैं, जब भी जाते हैं किसी ऑफिस में जाओ या किसी मित्र की दुकान पे जाओ, जो कंप्यूटर लगा होता है, एक तो बॉक्स पड़ा होता है, एक मॉनिटर पड़ा होता है, और एक कीबोर्ड या एक माउस पड़ा होता है। इसके साथ एक जैसे नेट का कनेक्शन हो गया, तो वो आके यहाँ पे लगता है, या जैसे वो वायर्ड वाला हो, तो यदि वायर्ड वाला नहीं है तो वो जैसे वाईफाई से कनेक्ट है, तो वाईफाई वाला वो जैसे की आती है उसमें 802.3 ऐसे नाम से, तो वो लगी होती है, तो वो उसे वाईफाई से कनेक्ट करता है उसको, तो वो लगा होता है उसके अंदर। और इसके अंदर ये इसका ब्लॉक डायग्राम नाम से आ जाएगा। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, जिसके अंदर पहले एक कंप्यूटर बनाना है आपको, ऐसे बना से ही नहीं है, लेकिन ये मॉनिटर बना, और ये सीपीयू बन गया, ये कीबोर्ड बन गया, ये माउस बन गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, कंप्यूटर बिना थके हुए लगातार कार्य कर सकता है। अब जैसे इंसान होता है वो 2 घंटे 3 घंटे, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो 1-1.5 घंटे बाद में या 2 घंटे बाद में जैसे भी हुआ, मैं क्या करूँगा, आराम की मैं करूँगा कि मेरे को थकान महसूस हो गई तो मैं आराम करूँगा। ये जैसे इंसान होता है वो जैसे 12 घंटे काम करने के बाद में 6 या 7 घंटे भी रात को सोता है या नींद लेता है। तो उसी प्रकार अपन कंप्यूटर को ऐसे नहीं कर सकते। कंप्यूटर जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे आप उसको, वो लगातार आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं थक गया अब नहीं करूँगा। तो वैसे ही अपन इंसान तो थक जाता है, लेकिन ये क्या करता है, बिना लगातार थके कार्य करता है, बिना किसी अपने को थकावट भी महसूस किए हुए। तो ये हो गई इसके विशेषताएं। अब विशेषता में पहला आएगा, ये तीव्र गति से कार्य करता है, यानी फास्टली कार्य करता है। ये त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी बिना किसी त्रुटि के कार्य करता है। ये स्थायी विशाल भंडार की क्षमता, जो आपको एक छोटी सी चिप होगी, जैसे पेन ड्राइव मान लो आप, तो सामान्यतः आप जो यूज करते हो, अधिकतर पेन ड्राइव यूज करते हो नॉर्मली, तो उसमें इतनी सी चिप में आप इतना सारा डेटा को लेते हो। पहले ये क्या करता था, पहले भी ये जैसे बड़े बड़े जैसे कैसेट्स आते थे, उससे पहले पेन ड्राइव से पहले, तो उसमें स्टोर करना पड़ता था अपने को, जैसे सीडी हो गई, या पहले जैसे ओल्ड आपने देखी होगी, जैसे गाने सुनने के लिए कैसेट्स आते थे मैग्नेटिक के लिए, तो कैसेट्स वगैरह हुई, तो कैसेट्स लेते थे यूज में पहले। फिर इसकी जगह क्या हुई, इतनी छोटी सी एक पेन ड्राइव आने लगे, तो एक छोटे से मतलब डिवाइस के अंदर अपने को इस तरह विशाल भंडार की सुविधा देता है, और कंप्यूटर बिना थके लगातार कार्य करता है। फिर अब हम इसका पढ़ेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के उपयोग। अब उपयोग कहाँ कहाँ होता है कंप्यूटर को, अब जैसे आप पढ़ रहे हो वहाँ इसका यूज हो रहा है, तो इसका कहाँ हो गया, एजुकेशन, पहला एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा हो गया जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च। अभी जैसे आप रिसर्च के जैसे पीएचडी वगैरह करोगे, या किसी जैसे केमिकल का कोई रिएक्शन देखना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप इससे ज़्यादा जैसे साइंस वाले इसको, तो उसको क्या करेंगे, इसी के अंदर जैसे उस कंप्यूटर के द्वारा उसका अनुमान लगाया जाएगा कि इसकी इतनी मात्रा डालने के बाद में इसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये क्या करता है कंप्यूटर, क्योंकि इंसान की वहाँ पे जैसे वो करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे। फिर आ जाएगा बैंकिंग। अब जैसे आप कोई बैंक में जाओ,
जाते ही आपको पहले एक व्यक्ति मिलेगा, तो उसके सामने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर मिलेगा आराम से उसका, उसके बिना वो काम नहीं करता। क्योंकि आजकल जैसे कंप्यूटर, जैसे एक बैंक हो गया, ये बैंक हो गया, अब इसमें क्या होता है, जैसे कंप्यूटर हो गए 3 4 5, ये कनेक्ट रहते हैं सभी से, फिर ये कनेक्ट रहते हैं मेन कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, तो इसका जो भी डाटा हो वो यहाँ जाके सेव होगा, इसका यहाँ जाके सेव होगा, इसका यहाँ, यानी सभी का ये जगह सेंट्रलाइज, यानी डाटा जो भी डाटा जाएगा उसका, जैसे किसी का निकालना है पैसा, तो पैसा कम करके यहाँ पे आएगा, जैसे कोई आदमी है तो यहाँ पे पैसा निकाल ले, ठीक है। तो इस कंप्यूटर में जैसे उसको डाटा फील्ड किया है, स्टोर करता हो, तो इसमें बैलेंस कम हो गया रह जाता है। जैसे यहाँ पे दोबारा वो निकालने चला है दूसरे दिन, तो इसका बैलेंस तो यहाँ पे जैसे 5000 था, तो 5 का 5 ही, जैसे यहाँ से 5000 था पहले, उसने 1000 निकाले, 4000 रन किए, लेकिन उसका जो पहले वाला बैलेंस था वो 5 का 5 यहाँ इधर सारा, तो वो क्या करेगा, फिर 1000 यहाँ से निकाल लेगा, तो ऐसे तो बैंक वाले कंगाल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार वो क्या करता है, इसको सेंट्रलाइज, जैसे बैंक वाले हैं उसको कनेक्ट करके बैंक वाले एक जगह इसको रखते हैं, तो इसका मोस्टली उपयोग बैंकों में जाता है, हर बैंक में इसका उपयोग किया जाता है, कोई सा भी बैंक नहीं है जिसमें इसको कंप्यूटर को यूज नहीं लेते हैं। और फिर हो गया जैसे मेडिकल साइंसेस, अब मेडिकल साइंसेस में जैसे रोबोट से अपना सर्जरी करते हैं किसी की, तो रोबोट से सर्जरी करते हैं किसी की, और भी जैसे अपने दवाएं वगैरह बनती है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब बिजनेस पर्पज में जैसे अपने को ई कॉमर्स वगैरह देखो, तो उससे ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह के लिए इसका भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें क्या क्या हो गई विशेषता, जैसे थ्योरी के पेपर के अंदर जैसे अपनी कंप्यूटर की विशेषता होगी, तो जैसे 3 या 4 पॉइंट बना के लिख दिए कि इसकी गति तीव्र होती है, त्रुटि रहित होता है, भंडारण की क्षमता अधिक होती है, ये बिना थके लगातार अधिक प्रयोग कर सकता है, और इसके साथ ही अपन एक दो बातें वो लिख देंगे कि ये कंप्यूटर यहाँ आया, इसके अंदर ही एक लाइन बढ़ा के लिख देंगे, जैसे गति तीव्र साथ कार्य करता है, जैसे उदाहरण दे देंगे, जैसे इंसान कम कार्य करता है और ये इसके साथ अधिक इंसान से अधिक कार्य करता है। और जैसे त्रुटि रही, जैसे इंसान में एक उदाहरण दे दो कि इंसान ह्यूमन एरर कुछ हो सकती है, उसके साथ इसमें नहीं होती है, और इसके साथ जैसे इस तरह भंडारण की होती है, ये बिना थके लगातार अधिक वर्क कर सकता है, इस प्रकार ये। फिर आगे इसका जैसे आप बताओगे कंप्यूटर का उपयोग, तो उपयोग जैसे शिक्षा के अंदर जैसे आप उदाहरण दे दोगे, अभी जैसे ऑनलाइन के अंदर अपना चल रहा है यूट्यूब, तो अपन यूट्यूब से क्लास लेते हैं, तो इसके अंदर हेल्पफुल रहता है कि जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में कोई क्लास नहीं ले सकता तो उसको ले सकता है। तो इस प्रकार एक उदाहरण दे कि उसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हो। तो यदि ये बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए, जिसे अपन निम्नात्मक क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं, तो वो भी आ जाए, तो इसको बढ़ा चढ़ा के एक दो लाइन बढ़ा के 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट आराम से वो हो जाएंगे उसके। इसका एक उदाहरण दे दीजिए, साइंस के रिसर्च के अंदर इसका यूज होने लग गया। बैंकिंग के अंदर जैसे हर बैंक के अंदर कोई भी अगर ऑनलाइन पैसा निकालना हो, डालना हो, या कहीं से भेजना हो, जैसे पेटीएम वगैरह, तो उसके अंदर बैंक के अंदर हर जगह इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे मेडिकल साइंस हो गई, तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, और जैसे बिजनेस हो गया तो इसके अंदर। पेन पे क्लिक करो, एक बार पेन पे प्रेस रखो थोड़ी देर। अब जैसे आगे आ जाएगी अपनी एक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट अब है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या है, यानी कंप्यूटर कैसे बना, किसके आइडिया में आएगा। ऐसे नहीं कि जैसे फर्स्ट टाइम ही जैसे अपने को कंप्यूटर का एक बॉक्स मिल गया और उसके अनुसार अपन लेके आ गए, उसको लगा लिया, डेस्कटॉप मॉनिटर लगा लिए और हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ ये जैसे पहले कंप्यूटर का अपन जैसे पहला है एबेकस। तो ये क्या है एबेकस, फर्स्ट टाइम कहाँ पे बना, क्यों आया, कैसे किसके दिमाग में आया, कैसे बना। तो ये क्या है, गणना करने के लिए सर्वप्रथम उपयोग में आने वाला उपकरण एबेकस था, यानी इसका नाम था एबेकस। पहला जो उपकरण आया गणना करने का। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कंप्यूटर, पहले कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 2 2 4 कैसे कैलकुलेशन की जाए,
तो उसी के अनुसार जिसको आविष्कार कहाँ हुआ, चीन के अंदर इसका आविष्कार हुआ। बेबीलोनियन में सामान्यतः इसका आविष्कार हुआ चीन के अंदर, वो स्थान है। और इसके बाद में गणना तारों में पिराए मोतियों के द्वारा की जाती थी। इसका अंकीय गणना यानी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर अब जैसे आप कंप्यूटर के अंदर गेमिंग करते हो वैसा कुछ नहीं था सिस्टम। इसके अंदर सामान्य दिवस के क्या किया जाता था, गणना की जाती थी। जो कैसा होता था, एक ऐसा लकड़ी का बॉक्स होता था, उसके अंदर ऐसे जैसे हम बोलते हैं बीच के अंदर राड सी होती थी और यहाँ पे एक मोती बीड्स बनाए जाते थे बस ऐसे। इन्हीं के द्वारा कैलकुलेशन की जाती थी। इनको एक साइड से दूसरी साइड को ले जाके और एक कैलकुलेशन की जाती थी। एडिशन करना हो तो ये और घटाना हो तो सामने। तो ये से क्या होता था, ये पहला एबिकस था। एबिकस क्या था, एक गणना करने का क्या था, उपकरण था जिसका आविष्कार बेबीलोनिया यानी चीन में हुआ था। और इसके साथ ही इसको क्या किया जाता था, मोती। ये मोती थे, उन्हीं के द्वारा इसकी कैलकुलेशन की जाती थी, गोल गोल मतलब। और ये क्या करता, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता था। ऐसा नहीं डायरेक्ट जैसे कंप्यूटर आ गया और उसके अंदर जैसे स्टोर हो गया, गेमिंग कर ली या कोई ऑनलाइन वीडियो देख लिया, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। सिस्टम पहले केवल क्या था, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ही थी उसके अंदर। चलो आगे देखते हैं हम इसके बाद में कौन सा क्या है। फिर सेकंड पे आता है पास्कल लाइन मशीन। पास्कल लाइन कैलकुलेटर की मशीन है, कैलकुलेटर बोल दो सामान्यतः, जो गणना करने का काम आता था। तो प्रथम गणना मशीन का निर्माण यानी कि पहली गणना मशीन, वो पहले क्या था, एक सामान्यतः अबेकस एक गणना करने का एक यंत्र था। ये क्या है, एक मशीन है जिसका निर्माण 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ के ब्लेज पास्कल के द्वारा, यानी कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स यानी कि जो अपन गियर टाइप के होते हैं उसका यूज किया जाता था। और इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं को दर्शाया था, मतलब 0 से 9 तक की, ऐसा नहीं 0 से 9 तक की संख्या को इसमें दर्शाया था। यह केवल जोड़ घटाव करने में सक्षम था, यानी ऐसा नहीं कि इसमें गुणा भाग भी होते थे, नहीं, बिल्कुल ये जोड़ और घटाव के लिए उपयोग किया जाता था। 0 से 9 तक की संख्या होना, और ये ब्लेज पास्कल के द्वारा, यानी पास्कल लाइन सामान्य से याद हो जाएगा जैसे पास्कल लाइन, और ये क्या हो गया, ब्लेज पास्कल लाइन। तो इसके नाम से ही ये इसका जो वैज्ञानिक है वो आ जाएगा इसके अंदर। फिर है एनालिटिकल इंजन। अब इसके बाद करते हैं सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने एक स्वचालित बुनाई मशीन यानी ऑटोमेटिक एक सिलाई की जो मशीन आती है वो तैयार की, का निर्माण किया, जिसमें धातु के प्लेट को क्या किया जाता, छेद पे पंच किया गया, जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रण करने में सक्षम था। इसमें क्या किया, जैसे कपड़ा बुने होते हैं उसको क्या किया, जैसे इसका बॉर्डर इतना जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसकी बुनाई मतलब सिलाई किस टाइप की होनी चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए स्वचालित यानी ऑटोमेटिक उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ये इतनी टाइम के बाद में इतने दूरी तय करने के बाद में ऑटोमेटिक आगे रुक जाएगा, यानी इससे ज़्यादा क्रॉस ना करें। तो इसके लिए क्या किया गया, एक जोसेफ जैकवार्ड ने, यानी जैकवार्ड की जो लुंगी बोलते हैं वो मशीन तैयार की, और उसको क्या किया, कपड़े की बुनाई में नियंत्रण करने के लिए इसका यूज किया गया। फिर क्या हुआ, सन 1920 में एक अंग्रेज आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। अब इसी को क्या कहते हैं अपन, 1920 आ गया, ये 1820 के बाद है, और ये क्या है 1801 की बात है। तो ये क्या है 1820 में बाद में जैसे चार्ल्स बेबेज, जिसे अपन फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, उसने क्या किया, एक डिफरेंस इंजन नाम से एक इंजन तैयार किया, जो क्या चलता भाप से इसका यूज किया जाता चलने के लिए। और इसको क्या किया, एनालिटिकल, बाद में क्या बनाया गया, एक एनालिटिकल इंजन, जो 1832 के करीब इसका स्टार्ट हुआ बनना, और इसको बनाया। चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट का प्रयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इसमें क्या किया, जो चार्ल्स बेबेज था
उसका कंसेप्ट का ही यूज करके, यानी जो प्रोटोटाइप था उसका, कौन कौन सा क्या क्या प्रोटोटाइप है, तो उसका ही यूज करके आगे का जो भी कंप्यूटर अपन जो याद यूज करते हैं आज आधुनिक समय में, तो वो इसको प्रोटोटाइप का यूज किया जाता है। और इसी के कारण इसको क्या किया जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर जो सीखा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इन्हीं को, क्योंकि इन्हीं को जो प्रोटोटाइप था कंप्यूटर का, यानी कि प्रोटोटाइप का मतलब होता है जो अपने कंप्यूटर इन्होंने अपनी बताई कि जैसे कंप्यूटर में जैसे ऐसे डिस्प्ले के लिए मॉनिटर होना चाहिए, ऐसे एक सीपीयू होना चाहिए, एक मतलब एक की होनी चाहिए जो उसको एंटर किया जा सके। तो इस प्रकार जो सीपीयू के अंदर जैसे इस प्रकार जैसे अपने एलयू होगा, सीयू जैसे कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल किस प्रकार करना है और गणना किस प्रकार करनी है, जो कंसेप्ट दिया है इन्होंने, तो वो इसका क्या होगा, प्रोटोटाइप। वही प्रोटोटाइप आगे जाके जो आज अपन मॉडर्न कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसी में यूज हो रहा है। तो इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। अब आगे आती है अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, यानी इनके चरण किस प्रकार हैं, जो विकास के चरण, जैसे पहले अपन पढ़े जैसे एबेकस हो गया, जैसे पास्कल लाइन हो गया, वो मशीनों की, जैकवार्ड लूम हो गया, एनालिटिकल इंजन हो गया, डिफरेंस इंजन हो गया, तो वो तो आ गए जैसे पहले। उसके बाद में जैसे प्रॉपर जिस कंप्यूटर अपन यूज कर रहे हैं वो सिस्टम उसका आर्किटेक्चर आ गया, उसके बाद में उसका विकास किस प्रकार चरणों में रहा, तो उसको जो विकास का क्रम रहा उसको चरण में तोड़ दिया गया। जैसे फर्स्ट चरण बोल सकते हैं अपन एक तरह से, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसको बोल सकते हैं। तो इस फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या रहा, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी में 1942 से 1955 तक, यानी कि इसकी जो डेट है 1942 से 55 तक, इसका पहली पीढ़ी को अपन डिवाइड कर दिए। पहली पीढ़ी नहीं कंप्यूटर की, इस मशीन का आविष्कार फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। यानी पहले पहले किसके लिए, जैसे अपन बिजनेस वगैरह के लिए, शिक्षा वगैरह के लिए इसके लिए यूज नहीं किया गया पहली पीढ़ी के अंदर। केवल इसका जो पहली पीढ़ी में विकास हुआ, यानी विकास के लिए जो जोर दिया गया वो केवल फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए दिए। इसमें वैक्यूम ट्यूब, अब वैक्यूम ट्यूब क्या है, जो वैक्यूम ट्यूब सामान्यतः आप सकते हो, ये जैसे टीवी के लिए जानते हो आप, टीवी सामान्य जो पहले ओल्ड मॉडल के टीवी चलते थे, उसमें जो पीछे एक बल्ब सा लगा होता था ना, टीवी सामान्य वो एक ऐसा ओके, वो फिर ऐसा होता था, यहाँ पे लगभग पर्दा होता था टीवी का, ऐसा कुछ पर्दा सा लगभग लगता था, और उसके पीछे एक मतलब जिस बल्ब बोलते हैं अपन, जैसे पहले वाले बल्ब, और आजकल तो जैसे एलईडी बल्ब आ गए, तो पहले वाले जैसे बल्ब होते थे ना, वैसा कुछ बल्ब टाइप का होता था वो, तो उस वो पीछे होता था, उसी प्रकार के क्या होते थे वैक्यूम ट्यूब, यानी बिना एयर वाले, जिसके अंदर एयर ना हो, वो उसके अंदर लगे होते थे, का प्रयोग किया गया फर्स्ट टाइम। उसके अंदर आकार में बड़े और अधिक उसमें उत्सर्जन करने वाले थे, यानी इसके अंदर क्या होता था, ये जो वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी उसके अंदर जो चलाते थे अपन, तो उसके अंदर क्या होता था, जैसे हीट होती थी वो अधिक उसमें उत्पन्न होती थी और आकार में बड़ी। अब क्या होता था, जैसे पहले अब तो अपन जैसा हार्ड डिस्क देखते हैं वो लगभग इतनी सी होती है, छोटी सी पेन ड्राइव हो गई, एसएसडी तो बिल्कुल छोटी सी आने लगी जो अपन जेब में ले जा सकते हैं उसको आराम से। तो पहले क्या होता था, जैसे अपन एक एक रूम होता है, उसी तो इसकी क्या होती थी, हार्ड डिस्क जो अपनी डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं वो होती थी इसके अंदर। तो ये क्या होते थे, आकार में बड़ी अधिक उस अपने को जो उसमें उत्सर्जन करते हैं होते, इसमें सारे निर्देश सूचनाएं 0 और 1 से के रूप में वो आज कंप्यूटर यूज करते हो आप, तो उसमें तो अपन डायरेक्ट एबीसीडी यूज करते हैं और उसी के अनुसार अपन पूरा कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जाता है पहले कंपाइलर के पास, फिर उसके पास कन्वर्टिंग होती है, और वो फिर मशीन के पास जो अपन हार्डवेयर देखते हैं, जो सीपीयू अंदर जो मशीन लगी होती है उसकी चिप वगैरह,
वो केवल 0 और 1 भाषा ही समझती है, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं समझती। तो पहले जो अपने ये प्रोग्रामिंग करके जैसे सी वगैरह, सी प्लस वगैरह, पाइथन, जावा, तो इनका यूज करके उसको जो कंपाइलर को अपन कंपाइलर का यूज करके उसको समझा देते, वो कंसेप्ट नहीं था। पहले डायरेक्ट 0 और 1 उसी में कोड लिख के और मशीन को डायरेक्ट समझाया जाता था। तो ये इसमें 0 रूप में क्या कहता था, कंप्यूटर में संग्रहित होते थे, उसी के अनुसार उसकी कैलकुलेशन करनी होती थी और जो अपन रिजल्ट मिलता था वो भी 0 1 मिलता था। फिर रहता था इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, निर्वात ट्यूब यानी बिना एयर वाली का उपयोग, कुछ कमियां भी थी, कमियां मतलब ज्यादा हीट होती थी, आकार में ज्यादा थी, और निर्यात ट्यूब गर्म होने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक उष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीला वातावरण को यानी एयर कंडीशन, यानी कि बड़े बड़े अपन ऐसे मानो कि जैसे 100 एयर जो अपन फिट का होता है उसके अंदर तो एक कंप्यूटर का जैसे सीपीयू जैसे वो होता था एक अकेला, उसके अंदर भी अपन को एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता, कंडीशन की आवश्यकता होती थी, जिससे वो ठंडा रख सके उस रूम को वगैरह को, जिससे अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं, यानी ये अधिक मात्रा में अधिक बड़े होते थे, उसमें उत्सर्जन करते थे और स्पेस ज़्यादा लेते थे, ये सब उसके अंदर करना। और फिर इसके अंदर जैसे कुछ एग्जाम्पल उस टाइम के जैसे कंप्यूटर थे, तो जैसे IBM का 450 हो गया, एनवेक हो गया, ये उसमें उदाहरण है। फिर आती है अपने पास सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जैसे अपने पास 1 से खत्म हुई तो 56 से 64 तक सेकेंड जनरेशन चली। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वाह ट्यूब की जगह जो अपन वो बता रहे थे बिना एयर वाली ट्यूब, तो उसकी जगह क्या हुआ, जो फर्स्ट पीढ़ी में यूज की गई थी ATM ट्यूब, उसकी जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, जैसे आपने कभी रेडियो वगैरह या टेलीविजन वगैरह उसको खोला होगा तो उसके अंदर एक मतलब गोल सा जिसके 2 पिन सी होती थी, इस प्रकार का देखा होगा, जैसे गोल गोल जैसे अपने सेल होते हैं ना, सेल जैसे अपन घड़ी के अंदर डालते हैं, दीवार घड़ी के अंदर, तो उसी प्रकार के सेल से होते थे वो छोटे से इतने लगभग जैसे अपन, और उसके अंदर क्या होता था, जैसे 2 वायर लगे होते थे जो उसको अपन करते मदरबोर्ड पे सोल्ड करते थे, तो सोल्ड करके और उनका यूज करते थे। जो क्या हुआ कि निर्वात ट्यूब की जगह उन्होंने क्या ले ली, जगह ले ली। छोटे ट्रांजिस्टर होते थे। कंप्यूटर में डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। अब मैग्नेटिक कोर क्या होती है, मैग्नेटिक जो अपना हार्ड डिस्क यूज करते हैं उसमें जो मैग्नेट यूज होता है स्टोर करने के लिए, मैग्नेट की बनी होती है वो सामान्यतः, तो उसका यूज इसी में किया गया मैग्नेटिक का। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क यानी मैग्नेट की ही बनी हुई डिस्क का यूज किया गया तथा टेप का उपयोग किया गया। टेप यानी जो अपन पहले के ज़माने में जो गाने सुनने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए जो टेप होती थी वो इसमें यूज की गई डेटा स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक डिस्क का और आयरन ऑक्साइड का कोई परत होती है, इसमें क्या होती थी, जो ऊपर वाली परत होती थी वो आयरन ऑक्साइड की होती थी, इसकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र होती, यानी कि फास्टेस्ट से क्या करता था, डेटा की स्टोरेज करता था और गति भी होती थी। किससे, इससे पहले वाली पीढ़ी से, इससे ना इससे, तो अपन इससे कुछ बढ़ा के इसमें लिखना है। फिर आगे इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ तथा नई प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। अब इसमें तो केवल आर्मी और वैज्ञानिक यूज करते थे, अब इसमें क्या हुआ, व्यवसाय हो गई, उद्योग जगत हो गई, इसमें इसका यूज किया जाने लगा। अब जैसे ऊपर चलते हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे IBM का 1401 हो गया, हैनीवेल 200 हो गया, ऐसे कुछ कंप्यूटर थे उस टाइम के जो सेकेंड जनरेशन थे, जो 56 से 64 तक चली। उसके बाद में आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर अपन 65 से 76 तक इसको लेते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक में निरंतर तकनीकी विकास, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें विकास होने के साथ साथ इसमें क्या हुआ, कंप्यूटर के आकार में और भी छोटा हुआ, यानी कि जो पहले 1-1, 2-2, 3 रूम जितने बड़े होते थे वो क्या हुए, कम हुए, जैसे 2 रूम जो हो गए, 3-4 रूम की जगह
तो उस 3-4 रूम की जगह 2 रूम भी हो गए, फिर 2 रूम से क्या हुआ जैसे एक कमरे के अंदर आ गए। तो इस प्रकार के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आ गए। तो इसकी वजह क्या हुआ, जब आकार में कमी, गति धीर हुई, इसके साथ क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जैसे अपन एक लंबी सी चिप होती है जो आप सामान्यतः जैसे कोई भी जैसे रेडियो टेलीविजन या अभी वर्तमान में जो फोन है उनको अपन खोल के देखेंगे तो एक बड़ा सा मदरबोर्ड होता है, सामान्यतः टेक्निकल वर्ड होता है मदरबोर्ड, तो लगा होता है उसमें जैसे अपन एक रेसिस दिखते हैं अपने को खोलते और एक फाइबर ग्लास सा होता है फाइबर की तरह प्लास्टिक का लगता है अपने को, तो उसके अंदर जैसे रेसिस होते हैं उसी उन्हीं पे चिप सी लगी होती है जगह जगह खूब सी चिप, तो वो चिप होती है वही सामान्यतः आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, उसी को बोलते हैं अपन आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का विकास हुआ का प्रयोग हुआ, जिसका प्रयोग यानी कि इसका जो वैज्ञानिक आईसी यानी जिसने ये अप्रोच दी उसका जेएस के भी उसका नाम था। इस जनरेशन के समय और भी हाई, आगे चलते हैं इसमें, इसके समय हाई हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब जैसे आपके टेक्निकल जैसे नाम नहीं सुना होगा तो जैसे सी हुई, सी प्लस प्लस हुई, इस टाइम की ये डेवलप की गई भाषा है जो अपन क्या करते हैं कोडिंग करने का, जैसे अपन एप्लीकेशन डेवलप करते हैं फ़ोन के अंदर, ये जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाते हैं उसमें जैसे होगी ऑफिस जैसे आप एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में यूज़ करते हो वो लैंग्वेज, तो उन्हीं का इसमें लैंग्वेज का डेवलप हुआ। यानी पहले अपन को 0-1 में कोडिंग करनी पड़ती थी, फिर जैसे मिडिल लेवल लैंग्वेज आ गई जैसे कुछ असेंबली लैंग्वेज, इसमें कुछ अपने को टर्म 100 टर्म होते थे, जैसे सम करना एसवीएम लिखना पड़ेगा, उस प्रकार के जैसे छोटे छोटे टर्मों में उसको अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देते और फिर वो क्या करता था कार्य उसका करता। तो उसी प्रकार इसमें क्या हुआ जैसे अपने को थर्ड जनरेशन आई उस समय सी प्लस प्लस जो अपने यूजर के लिए अपने जो अपन चलाते हैं उसके लिए समझने योग्य भाषा हो उसका विकास हो चुका था उस टाइम तक। अतः यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाना संभव हो गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे IBM, इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे IBM 600, 360, 370, NCR 395 ETC यानी कुछ इसके एग्जाम्पल है। तो आप जैसे एग्जाम में इसको लिखो तो एक जैसे एक आधा ये 2 याद लिए गए तो एक हो गया तो एक याद कर लिया करो, जिससे क्या होगा उसको एग्जामिनर को इफेक्टिव लगे कि जैसे अपने को कुछ इसको मतलब उसका आइडिया है कि कंप्यूटर कौन सा था उस टाइम, तो उससे क्या होगा जैसे मार्क्स में बढ़िया वो कैलकुलेशन कर देगा अपने। और फिर आती है अपनी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1975 से 89-90 तक जो चली, वो फोर्थ जनरेशन थी। और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, कंप्यूटर की जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यानी ये आईसी है सामान्यतः, जो पहले वैक्यूम ट्यूब थी, फिर ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद में जैसे आईसी आई, आईसी के बाद में वेरी लार्ज यानी उसको वेरी लार्ज स्केल बना दी उसको, यानी थोड़ी और उसका ये लार्ज स्केल है लेकिन उसका साइज थोड़ा कम कर दिया, नाम में उसका लार्ज स्केल देता है लेकिन उसकी साइज क्या है एक छोटी है। तो उससे जो अपने ट्रांजिस्टर यूज करते थे, आईसी यूज करते थे, उससे भी उसकी क्या हुआ छोटी उसकी साइज हो गई, तो उपयोग किया जाने लगा, जिसके बाद में एक चिप में लगा था लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। यानी इसमें एक छोटी सी चिप हो गई है, तो जैसे पहले रूम अब एक टेबल पे आ गए अपने ऐसे मान फोर्थ जनरेशन जो अपन यूज करते हैं पीसी, वो एक टेबल पे आ गया। तो उसमें क्या हुआ चीज़ों को लाखों चीज़ों को संग्रहण किया जाता है। इस दौरान GUI, अभी GUI क्या होता है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी पहले क्या होता था अपना जो भी इंस्ट्रक्शन दे देते कंप्यूटर को या इनपुट दे देते, इनपुट मतलब जो कंप्यूटर को काम करवाना है तो चलाने के लिए जब आज अपन माउस का यूज करते हैं तो इसी प्रकार अपन पहले क्या करते थे केवल और केवल बोर्ड लिखना पड़ता था अपने को, जैसे सम करना तो एडिशन करना है या माइनस करना है तो एडिशन डिलीशन जो भी करना है वो केवल कोड यानी कि जिससे अपन को कैरेक्टर लिख के देना पड़ेगा, जैसे कीबोर्ड से कैरेक्टर ही का देना पड़ेगा उसको। अपन जैसे अपने को कोई भी ग्राफिक्स मॉनिटर पे नहीं दिखती थी उस टाइम,
तो उसके अंदर जैसे फोर्थ जनरेशन आई ना, उसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जो अपन पर आइकन पे कोई चित्र दिखते हैं अपन को डिस्प्ले पे सामान्य छवि होगा, तो उस पर क्लिक करके अपन जो काम करवाते हैं वो कर लेते हैं उसको। तो ये जीवाई उसके अंदर चौथी जनरेशन में आई। ये विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। अब जैसे MS टूल्स, यानी ये क्या होता था, कमांड बेस होता था। MS विंडो, एप्पल में ये क्या होते हैं, OS होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आते हैं। ये अपन आगे देखेंगे। MS डोस क्या होता है, MS विंडो क्या है, मैक, एप्पल मैक क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आगे अपने को विस्तार से चर्चा करने को मिलेगी। उसका सी लैंग्वेज का विकास हुआ। ये देखो सी लैंग्वेज जो अपने को कोड करने का काम आती है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे IBM PC हो गया, एप्पल सेकंड हो गया, ऐसे कुछ इसके एग्जांपल है। अब आती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, वो कौन सी चल रही है, 5वीं अपनी जनरेशन इसकी चल रही है। तो वर्तमान में फ्यूचर में आने वाले कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। इनकी जो वर्तमान में अपन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या अपने भविष्य में आएंगे भी आगे, जो अपन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो वगैरह, तो ये किस में आएगी, 5वीं पीढ़ी के अंदर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ये स्थान पर, यानी जो पहले अपन LSI यूज करते थे उसी जगह ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, यानी उससे भी इसका छोटा रूप देती है बिल्कुल बाहर का विकास हुआ। और एक चिप द्वारा यानी करोड़ों की गणना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, संभव हो सकी। और स्टोरेज के लिए CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ, जो अपन CD यूज करते हैं, जो पहले कैसेट ला देते हैं जैसे कुछ मूवी वगैरह देखने के लिए, तो CD का यूज करते थे, उसका इसमें फोर्थ जनरेशन में विकास हुआ उसका। इंटरनेट जो अपन यूज करते हैं आज के दौर में, ईमेल जो अपन मेल करते हैं, वो वर्ल्ड वाइड वेब जो अपन सर्च करने के लिए यूज करते हैं इंटरनेट का, वो इसमें यूज होने लगे, का विकास हुआ। अब रिक्वायरमेंट के अनुसार कंप्यूटर का स्ट्रक्चर एवं साइज डिजाइन किया जाने लगा। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, जो अपन पहले एक टेबल पे रख के इसको यूज करते थे 4th जनरेशन में, तो इसको 3rd जनरेशन में क्या कर दिया गया, अपने एक जैसे बैग में ले जा सकते हैं अपन। और आज तो मतलब मोबाइल ही अपना एक कंप्यूटर हो गया, बिल्कुल एक पॉकेट में भी इसको डाल के ले जा सकते हैं। तो ये इसको 4th जनरेशन में इसका कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप और कॉम्पटॉप इसका उदाहरण हो गई है। तो ये आज तक अपने यही तक करते हैं। और जैसे अगला लेक्चर में अपन देखेंगे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार होगा, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।